Arrange the following. Arrange the following. Arrange the following in terms of increasing order. In terms of increasing order of their acidic strength. Arrange the following in terms of increasing order of their acidic strength. तो ये कुछ कंपाउंड हमने कंसिडर किए हैं। आपको इन कंपाउंड्स को इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक थर्ड है। ना, ये गलत है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सिक्स सही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electronegativity of atom at which hydrogen is attached. Acidic strength is directly proportional to electronegativity of atom at which hydrogen is attached. अब इस हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक HF। HF सबसे ज्यादा एसिडिक। अब इसके बाद अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे जो एटम्स हैं उनको अगर हम कंसीडर करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा और फिर कार्बन होगा। लेकिन साथ के साथ हमें हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एब्सोल्युटली इसी बेसिस पे आप सबको डिसाइड करोगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा।
तो पहले मैं एक बार सारा कॉन्सेप्ट को फिर से यहाँ पे कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ ऑर्डर। तो अब आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम is directly proportional to percentage S character in hybrid orbital, percentage S character in hybrid orbital. Electronegativity of atom is directly proportional to percentage S character in hybrid orbital. तो अब आप यहां पे देखो, जैसे अगर हम कार्बन को कंसीडर करें, वैसे तो देखो यहां पे हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन हमेशा, कोई भी नाइट्रोजन हमेशा किसी भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे देखो, जो पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को कंसीडर करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो आप यहां पे देख सकते हो कि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। इनफैक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। तो अगर मान लो आप एक ऐसा कार्बन लो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक ऐसा नाइट्रोजन लो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये हो सकता है कि कार्बन की वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन तब अराइज होती है जब हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp लेते और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेते। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो उस सिचुएशन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो आप इस बात को नोट कर लो, नोट में लिख लो, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp hybridized carbon, electronegativity of sp hybridized carbon, electronegativity of sp hybridized carbon, electronegativity of sp hybridized carbon is always greater, electronegativity of sp hybridized carbon is always greater than that of sp3 hybridized nitrogen. Electronegativity of sp hybridized carbon is always greater than that of sp3 hybridized nitrogen, than that of sp3 hybridized nitrogen. इसी तरीके से लिख लो, similarly electronegativity of sp hybridized nitrogen, similarly electronegativity of sp hybridized nitrogen is greater. Similarly electronegativity of sp hybridized nitrogen is greater than that of Similarly, electronegativity of sp hybridized nitrogen is greater than that of sp3 hybridized oxygen. sp3 hybridized oxygen. ठीक है बेटा, ये दो रिजल्ट्स हैं जहां पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बदल रहा है बिकॉज ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है
तो वहां पे 50% एस करेक्टर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% एस करेक्टर। तो 50% एस करेक्टर होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, जितने भी कार्बन है उनमें मैक्सिमम होगी, और 25% एस करेक्टर होने की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो 0.5 यूनिट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस खत्म हो जाता है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है। उसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखोगे 0.4 यूनिट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो कंपाउंड में, यानी कि 25% एस कैरेक्टर इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो, और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो, मतलब 50% एस कैरेक्टर इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और ऑक्सीजन की कम होगी। तो एक इस सिचुएशन में नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आ रहा है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में भी चेंज आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जैसे आप देखो, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नाइट्रोजन का भी sp3 है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर कंसीडर करेंगे तो ये वैसे स्यूडो sp2 लेते हैं, स्यूडो sp2 ये इसका हाइब्रिडेशन लेते हैं क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व। इसका हाइब्रिडेशन sp है, यहां पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है, वैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो sp3 है। और अगर हम यहां पे देखें तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कंसीडर करें तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो फोर्थ में जो कार्बन है वो सेकेंड और एट्थ में जो नाइट्रोजन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फोर्थ वाला कार्बन सेकेंड और एट्थ वाले नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ में भी ये ऊपर लाई करेगा। यहां पे एक बात और काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी समझ लेना कि किसी भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमेशा ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमेशा ज्यादा होगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है उस ऑर्डर को बदल नहीं सकता, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। आप देखो 0.9 यूनिट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस परसेंटेज एस कैरेक्टर में चेंज के थ्रू चेंज नहीं हो सकता। आई बात समझ में बेटा? तो आप इस पॉइंट को, इसको आप नोट कर लो, लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी ऑक्सीजन एटम is always greater, electronegativity of any oxygen atom is always greater than that of, is always greater than that of electronegativity of any carbon atom. Electronegativity of any oxygen atom is always greater than that of electronegativity of any carbon atom. Electronegativity of any oxygen atom is always greater than that of electronegativity of any carbon atom.
ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है अमोनिया और इथाइल अमाइन, इससे हमेशा ज्यादा होगा। तो अब मैं इन फैक्ट्स के बेसिस पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे लिख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसको होना चाहिए? सिक्स्थ को। सबसे ज्यादा एसिडिक किसको होना चाहिए? सिक्स्थ को। ठीक है, HF। इसके बाद अगर आप देखो तो फिर आना चाहिए थर्ड। इसके बाद क्या आना चाहिए? थर्ड। क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्यूडो sp2 है, बाकी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। वैसे इसके पीछे रेजोनेंस फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, जो अभी आगे डिस्कस होगा। तो सिक्स्थ के बाद फिर कौन आ जाएगा? थर्ड। सिक्स्थ के बाद थर्ड। थर्ड के बाद सिक्स्थ हो गया, थर्ड हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखो तो फर्स्ट और फिफ्थ को कंपेयर करना है, दोनों ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो फर्स्ट में क्या है? HOH है, और यहां पे क्या है? CH3CH2OH। तो अगर आप देखो ये जो इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आई दिखाएगा तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देगा। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। मतलब इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ वाटर। तो फिर आ जाएगा फर्स्ट, और फिर आ जाएगा फिफ्थ। ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। भाई देखो यहां पे OH से क्या अटैच है? इथाइल। और यहां पे OH से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता नहीं, इथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अगर प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो इससे कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब आप देखो अब क्या क्या बच गया? सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो इनमें अगर देखो तो ये डिसाइड हो चुका है कि फोर्थ जो है वो सेकेंड और एट्थ से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 50% होगा, जबकि ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन इनके अंदर प्रेजेंट है। तो फिर आ जाएगा फोर्थ। फोर्थ आ गया। अब आप बताओ जरा, सेकेंड और एट्थ में किसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? सेकेंड और एट्थ। करण तेरी खोपड़ी चलती है कि नहीं? HNH2 है यहाँ पे, और इधर अगर आप देखो तो CH3, CH2, NH2 है। CH3, CH2, NH2। अब आप देखो वही बात हो गई जो वाटर और इथेनॉल के बीच में। ये जो इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप क्या दिखाएगा यहाँ पे? प्लस आई। प्लस आई दिखाएगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देगा, तो इससे अटैच हाइड्रोजन लेस एसिडिक हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? तो अब इसके बाद अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो सेकंड आ जाएगा, और सेकंड के बाद फिर एट्थ। और ऑब्वियसली
सबसे कम एसिडिक जो है वो 7th होगा, क्योंकि एक तो ये कार्बन है और ऊपर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी नाइट्रोजन से भी कम होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताओ? अरे इतना टाइम लग रहा है सोचने में? करण एक्सप्लेन करो कैसे सेकंड कैसे एक्सप्लेन करो? सर इसमें हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सर कार्बन को दे रहा है सर। कौन? नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? कार्बन को सर। उससे क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सर। उससे क्या होगा? सर जैसे फर्स्ट वाले में H से वो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसको दे रहा है, नाइट्रोजन को सर एटम को, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर डिक्रीज कर जाएगी, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट का एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, ये बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, ये तो सही बोल रहा है कि फर्स्ट का एसिडिक कैरेक्टर कम है, लेकिन कहानी जो सुना रहे हो वो कहानी ठीक नहीं है तुम्हारी। अरे भाई, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आया कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp है, तो नेचुरल सी बात है फिर नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और अगर नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यहां बताओ कौन जा रहा है एसिडिक है? सेकंड जा रहा है एसिडिक। गलत है, फर्स्ट जा रहा है एसिडिक। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्यूडो sp2 है, मतलब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है उससे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पहली बात ये समझ लेना, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दूसरी बात, यहाँ रेजोनेंस का रोल भी आ जाता है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है,
रेजोनेंस का रोल आ जाता है। तो ये दोनों फैक्टर मिल करके इसको ज्यादा एसिडिक बनाते हैं। तो ये एनिलीन जो है वो एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। अभी तो कुछ ही कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने आया है। अब आप नोट करो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन determination of stability of reaction intermediate in determination of stability of reaction intermediate। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, अब हम इसको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो देखो अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कंसीडर करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is inversely proportional to intensity of positive charge हाँ, क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? So stability of carbocation is inversely proportional to intensity of positive charge on carbon atom। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी जितनी कम होगी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब बात आती है इंटेंसिटी या पॉजिटिव चार्ज को कौन गवर्न करेगा? इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज on carbon atom is directly proportional to minus I effect of group, minus I effect of group। Intensity of positive charge on carbon atom is directly proportional to minus I effect of group। तो अगर ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है वो क्या करेगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो विड्राइंग ग्रुप है। तो विड्राइंग ग्रुप है तो कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, मींस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। और अगर कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। इसका मतलब फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। तो आप इस बात को नोट कर लो। therefore stability of carbocation
is directly proportional to, therefore stability of carbocation is directly proportional to plus I effect of group, plus I effect of group, and inversely proportional to minus I effect of group, and inversely proportional to minus I effect of group. Inversely proportional to minus I effect of group. लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो है बड़ा ही वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम कंसीडर करते हैं, चाहे रेजोनेंस हो या हाइपर कंजुगेशन हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो या इंडक्टिव इफेक्ट हो, उनमें सबसे वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये फैक्टर जो है तब कंसीडर किया जाएगा जब हम बाकी फैक्टर्स के बेसिस पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना। हाउएवर inductive effect is taken into consideration. However, inductive effect is taken into consideration for determination of stability of carbocation. However, inductive effect is taken into consideration for determination of stability of carbocation. For determination of stability of carbocation, only when if other factors are not conclusive, only when if other factors are not conclusive, only when if other factors are not conclusive, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है, इसको कंसीडर कर रहे हैं, और इसको कंसीडर कर रहे हैं। ये 5 कार्बोकेटायन है और हमें इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो अब देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि किसमें कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तब कंसीडर किया जाता है जब बाकी फैक्टर्स कंक्लूसिव नहीं होते। तो अगर हम ये पहले वाले कार्बोकेटायन को देखें तो ये कार्बन अनसैचुरेटेड है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन अनसैचुरेटेड है, उसके बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड है। तो इस सैचुरेटेड कार्बन पे, और ये वाला कार्बन भी सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। तो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन बोला जाएगा अनसैचुरेटेड कार्बन के रिस्पेक्ट में। सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड के ऑब्जर्व होंगे। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके ऑब्जर्व होंगे। अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है,
ये अल्फा कार्बन है, तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां होना चाहिए। अगर आप इसको देखो, ये अल्फा है, ये अल्फा है, यहां भी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी ऑब्जर्व होंगे। अगर हम इसको कंसीडर करें तो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे उसके रेस्पेक्ट में एक ही अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके ऑब्जर्व होंगे। अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके ऑब्जर्व होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पे। अब हाइपर कंजुगेशन जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जिसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे कम होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में सेकंड और थर्ड यहाँ पे सबसे ऊपर और फोर्थ और फिफ्थ सबसे नीचे होने चाहिए। सेकंड और थर्ड सबसे ऊपर और फोर्थ और फिफ्थ सबसे नीचे होने चाहिए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सेकंड और थर्ड में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, फोर्थ और फिफ्थ में सबसे कम है। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे नीचे और सेकंड और थर्ड सबसे ऊपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखो, सेकंड और थर्ड में हाइपर कंजुगेशन डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है। तो जब हाइपर कंजुगेशन डिसाइड नहीं कर पा रहा है फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट को अगर आप देखो तो यहां पे ये जो इथाइल ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। 3 इथाइल का प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, जबकि यहाँ पे 2 मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे टोटल प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसलिए स्टेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड। ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब देखो, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आना चाहिए फर्स्ट। अब हमें फिर इसी तरीके से कंपेयर करना होगा फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। फोर्थ और फिफ्थ तो दोनों में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रोपाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, प्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे इथाइल का प्लस आई इफेक्ट है। तो किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा बताओ? प्रोपाइल और इथाइल में किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? अरे दोनों प्राइमरी एल्काइल है। अगर दोनों प्राइमरी एल्काइल है तो जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर एक ही टाइप के एल्काइल ग्रुप है तो जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो फिफ्थ में प्लस आई इफेक्ट 4 से ज्यादा है। फिफ्थ में प्लस आई इफेक्ट 4 से ज्यादा है, तो इसके बाद आना चाहिए फिफ्थ और सबसे कम फोर्थ। तो समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करना है, अप्रोच समझ में आ रहा है? बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा?
बोलो भाई। फोर का सबसे ज्यादा। देखो फर्स्ट में माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है, सेकंड में प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है, थर्ड में माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है, फोर्थ में प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड लेस स्टेबल होंगे सेकंड और फोर्थ के कंपेयर में। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में ये अल्फा है, इसके दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और फोर्थ में ये अल्फा है, तो इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले तो हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर किया जाएगा। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड के ज्यादा है फोर्थ के कंपेयर में, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड होगा, उसके बाद फिर फोर्थ होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करना है। NO2 का माइनस आई CN के माइनस आई से ज्यादा होगा। माइनस आई अगर ज्यादा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है, तो फिर आ जाएगा थर्ड और फिर आ जाएगा फर्स्ट। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब वृंदा तूने जो है सिर्फ यहाँ पे प्लस आई को कंसीडर किया और ये हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर किया नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो गया ऑर्डर। यस सर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम तब अप्लाई करेंगे जब बाकी फैक्टर्स कंक्लूसिव नहीं होंगे। अगर दूसरे फैक्टर के बेसिस पे जो मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है अगर वो कंक्लूड कर रहा है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट का वहां पे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट में अब आप लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कंसीडर करें then it is inversely proportional to intensity of negative charge on carbon atom. Stability of carbon ion is inversely proportional to intensity of negative charge on carbon atom. ठीक है। अब बात आती है इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम को कौन डिसाइड करेगा? तो इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज on carbon atom is directly proportional to plus I effect of group. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप
and inversely proportional to minus I effect of group. Inversely proportional to minus I effect of group. इसका मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन लिख लो, therefore stability of carbon ion, therefore stability of carbon ion, therefore stability of carbon ion is directly proportional to, therefore stability of carbon ion is directly proportional to minus I effect of group. Stability of carbon ion is directly proportional to minus I effect of group and inversely proportional to plus I effect of group, and inversely proportional to plus I effect of group. लेकिन ये फैक्टर को हम तभी कंसीडर करेंगे जब अदर फैक्टर्स कंक्लूसिव नहीं हो. लिख लो, however inductive effect is considered, however inductive effect is considered, however inductive effect is considered, however inductive effect is considered only when if other factors are not conclusive, only when if other factors are not conclusive, only when if other factors are not conclusive. ठीक है बेटा, ये सारी बात क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन होगा इसमें?
सेकंड। क्यों? सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? हाइपर कंजुगेशन। कौन सा? सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे थर्ड है। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप देखो यहां पे क्लोरीन का माइनस आई सीधे कार्बन के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है। क्लोरीन का माइनस आई डायरेक्टली कार्बन पे ऑब्जर्व हो रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पे एक और फैक्टर है जो रेजोनेंस फैक्टर, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर भी ऑब्जर्व होता है, जो एक टाइप का रेजोनेंस होता है। तो वो फैक्टर भी काम कर रहा है। अगर आप बैक बॉन्डिंग को नहीं भी कंसीडर करते हो तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन कार्बन के ऊपर दिखा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखो तो सेकेंड और फोर्थ में माइनस आई इफेक्ट बराबर है कि नहीं? सेकेंड और फोर्थ में क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बराबर है, ये समझ में आ रहा है? अरे कार्बन आयन दोनों ही सिचुएशन में क्लोरीन जिस कार्बन पे है उसके बगल वाले कार्बन पे है, दोनों में तो माइनस आई बराबर है। लेकिन अब आप देखो सेकेंड में ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल का प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है। मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे क्या दिखाएगा? प्लस आई दिखाएगा ना? यस सर। और फोर्थ में क्या ऐसा कोई प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? नो सर। इसलिए अगर देखा जाए सेकंड और फोर्थ में तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फोर्थ। बेटा यही लॉजिक समझना है। अगर ये लॉजिक नहीं समझोगे ना तो बस तुक्के ही लगाओगे, और तुक्के का क्या होता है वो पता है। तो आपको लॉजिकली सोचना है एक एक बात को। सेकेंड और फोर्थ में हमने देखा कि भाई माइनस आई इफेक्ट तो बराबर है। माइनस आई इफेक्ट बराबर है तो फिर कैसे डिसाइड किया जाए? तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे उस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन पे कोई मिथाइल ग्रुप एडिशनल अटैच नहीं है, तो ये मिथाइल ग्रुप इसमें प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये क्या करेगा? इसको डीस्टेबलाइज करेगा, कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो फोर्थ वाला कार्बन आयन सेकेंड वाले कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर फोर्थ आएगा। और फोर्थ के बाद फिर आएगा सेकेंड। ऑब्वियसली सबसे कम स्टेबल फर्स्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन कार्बन आयन से बहुत दूर है, माइनस आई इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी और हाँ करण बोलो। सर इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं वो होंगे सर, कंसीडर करेंगे। सेकंड में 4 है सर और फोर्थ में 1 है। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन जो होता है ना, वो कार्बन आयन के लिए फेवरेबल फैक्टर नहीं है, बल्कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन फेवरेबल फैक्टर होता है। समझ में आया कि नहीं? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है सर? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी वैसा ही होता है जैसे हाइपर कंजुगेशन होता है। सैचुरेटेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन हो तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होता है।
सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे अगर हैलोजन होगा हाइड्रोजन की जगह पे तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होता है। ये सेकंड और फोर्थ में रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा, बट हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे डिसाइड कर लिया उसको। ओके सर। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. अब बात आती है नेक्स्ट एप्लीकेशन की। लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो अगर हम फ्री रेडिकल को कंसीडर करें तो फ्री रेडिकल में भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और कार्बोकैटायन में भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो। लिखो बोथ कार्बन या ऐसे लिखो कार्बन ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बन ऑफ फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Carbon of free radical is electron deficient as carbon of free radical is electron deficient as it is absorbed in carbocation, as it is absorbed in carbocation, as it is absorbed in carbocation. Therefore stability of free radical, therefore stability of free radical is decided, therefore stability of free radical is decided in similar manner, therefore stability of free radical is decided in similar manner, therefore stability of free radical is decided in similar manner as it is observed in case of carbocation, as it is observed in case of carbocation. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कार्बन के सराउंडिंग में, यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फ्री रेडिकल को अनस्टेबल बना रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is inversely proportional to electron deficiency in surrounding of carbon atom, in surrounding of carbon atom at which unpaired electron is present. The stability of free radical is inversely proportional to electron deficiency in surrounding of carbon atom at which unpaired electron is present. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कोई फैक्टर बढ़ाता है तो वो फ्री रेडिकल को डीस्टेबलाइज करेगा,
और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कोई फैक्टर कम करता है तो वो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कौन गवर्न करेगा और कैसे करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी on carbon atom at which unpaired electron is present is directly proportional to minus I effect of group। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और बढ़ाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बन एटम एट विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट is directly proportional to minus I effect of group and inversely proportional to plus I effect of group। तो फिर हम ये बोल सकते हैं therefore stability of free radical is directly proportional to plus I effect of group and inversely proportional to minus I effect of group। इस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, लेकिन इस फैक्टर को हम तभी कंसीडर करेंगे, इस फैक्टर को हम तभी कंसीडर करेंगे जब बाकी फैक्टर्स कंक्लूसिव नहीं होंगे, जो बात मैंने पीछे बताया हुआ कार्बोकेटायन और कार्बन आयन के केस में। तो यहां पे लिख लेना, however this factor is considered, however this factor is considered only when, however this factor is considered only when if other factors are not conclusive, if other factors are not conclusive, if other factors are not conclusive, नोट कर लिया इसी का।
बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। 4 2 1 3 एकदम सही है। तो ये होगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर 4 2 1 3, क्योंकि इसमें 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। पहले हाइपर कंजुगेशन हमने कंसीडर किया, उसके बाद फिर हमने इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर किया। तो जैसे फोर्थ और सेकंड में इंडक्टिव इफेक्ट ने कंक्लूड किया, और थर्ड और फर्स्ट में भी इंडक्टिव इफेक्ट ने कंक्लूड किया। तो मतलब सिमिलर तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड करते हैं, जैसे हमने कार्बोकेटायन के केस में देखा। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। अब आप नोट करो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, लिखो रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस कैसे डिफाइन करते हैं रेजोनेंस को? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? Phenomena in which more than one electronic structure are called Lewis dot structure are written. All the observed structure properties terms as resonance. रेजोनेंस वो फिनोमेना है जहां पे हम एक कंपाउंड के मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। किसी एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जहां पे ऐसा देखने को मिलता है वहां पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है। तो करण ने सही डिफिनेशन बताई है, आप इसको नोट कर लो। द फिनोमिना इन विच, डिफिनेशन रेजोनेंस की लिखो, द फिनोमिना इन विच the phenomena in which more than one electronic structure, the phenomena in which more than one electronic structure, the phenomena in which more than one electronic structure of a compound is written, the phenomena in which more than one electronic structure of a compound is written, the phenomena in which more than one electronic structure of a compound is written in order to explain the phenomena in which more than one electronic structure of a compound is written
in order to explain all the observed structural properties, of the compound, completely. All the observed structural properties of the compound completely is termed as resonance. Is termed as resonance. देखो, and those electronic structures which are written in this process, and those electronic structures which are written in this process are called resonating structure, or canonical structure, or contributing structure. Resonating structure or canonical structure or contributing structure, whereas actual structure of the compound, whereas actual structure of the compound which is the mixture, whereas actual structure of the compound which is mixture of these resonating structure, is termed as resonance hybrid. तो देखो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और हम उस कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने कंपाउंड का एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हमने कंपाउंड का बनाया, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कंपाउंड के स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर अकेला एक स्ट्रक्चर कंपाउंड की कंप्लीट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, तो फिर वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे मीथेन, ठीक है, अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो मीथेन मॉलिक्यूल का ये अकेला स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, इसलिए यहां पर रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हमने कंसीडर किया अमोनिया में भी ये अकेला स्ट्रक्चर अमोनिया की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, तो यहां भी रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं होता। अगर हम कंसीडर करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी ये जो स्ट्रक्चर हमने कंसीडर किया है, ये स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है।
तो यहां भी रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। बट अगर हम कंसीडर करते हैं बेंजीन को, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए यहां पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये भी होगा। बेसिकली ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के। जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये है, इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का, और ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, बेंजीन का एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व। तो ये क्लियर हुआ रेजोनेंस फिनोमेना है क्या और कहां ऑब्जर्व होता है। अच्छा, एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस जो है, अगर कहीं पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होता है तो वो हमेशा उस मॉलिक्यूल को या उस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, due to resonance stability of the species, always increases. Due to resonance stability of the species always increases because it decreases due to resonance stability of the species always increases because it decreases the potential energy, of the system, अब देखो बात आती है कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिक्रीज करता है। तो आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्सिव इंटरैक्शंस भी होते हैं और अट्रैक्टिव इंटरैक्शन भी होते हैं। अगर हम रिपल्सन की करें तो मॉलिक्यूल के अंदर जो रिपल्सन होता है वो जो एटम्स इन्वॉल्व है उनके न्यूक्लियस के बीच में होता है रिपल्सन, और मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में होता है रिपल्सन, और मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो किसी भी मॉलिक्यूलर सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें तो उसके अंदर रिपल्सिव इंटरैक्शंस भी ऑब्जर्व होते हैं और अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस भी ऑब्जर्व होते हैं। रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस जो रिपल्सिव इंटरैक्शंस हैं उनको मिनिमाइज करता है और अट्रैक्टिव इंटरैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। इसलिए ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। आप इस बात को नोट कर लो, देखो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये जो ऊपर मैंने लिखवाया उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। देखो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, resonance decreases. This is due to the fact that resonance decreases
the repulsive interactions, resonance decreases the repulsive interactions inside the molecule. Resonance decreases the repulsive interactions inside the molecule. Resonance decreases the repulsive interactions inside the molecule and increases the attractive interaction. And increases the attractive interaction in the molecule. In the molecule. तो रेजोनेंस क्या करता है? रिपल्सिव इंटरैक्शंस को डिक्रीज करता है, रिपल्सिव इंटरैक्शंस को मिनिमाइज करता है, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है और इसकी वजह से मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये डिस्कशन क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब बात आती है रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी फिक्स्ड। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी फिक्स्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Relative position of atom must be fixed in all resonating structure. Relative position of atom must be fixed in all resonating structure. आगे लिखो, due to this fact, tautomers can never be resonating structure. Due to this fact, tautomers can never be resonating structure. Tautomers कभी भी resonating structure नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप tautomers को कंसीडर करो तो यहाँ पे एटम की जो रिलेटिव पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन पहले कार्बन से, इस कार्बन से पहले 3 हाइड्रोजन अटैच थे, अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसका एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके ऑक्सीजन पे चला गया, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये टॉटोमर्स हैं बट दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसको कंसीडर करें HCOO नेगेटिव, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हमेशा डबल हेडेड एरो दिखाते हैं, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देख सकते हो एटम्स की रिलेटिव पोजीशन सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है वो बदल गया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदल गया, एटम की रिलेटिव पोजीशन फिक्स है, तो इस वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है बेटा? ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में सेकंड पॉइंट लिखो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम
नहीं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट can never expand its octet. Second period element can never expand its octet in any resonating structure. Second period element can never expand its octet in any resonating structure. Second period element can never expand its octet in any resonating structure. ठीक है, तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो इसको भी हमेशा आपको कंसीडर करना होगा कि अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहा है तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं इसको, अब जैसे देखो ये है एक ऑर्गेनिक स्पीसीज और आपसे बोला जाए क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है? तो क्या इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, अगर आप इस नाइट्रोजन को देखो तो इसके सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है। एक्सपैंडेड ऑक्टेट है इसका, एक्सपैंडेड ऑक्टेट है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, जबकि ये नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड स्ट्रक्चर बोला जाएगा, ये इनवैलिड स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने रेजोनेंस की 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया है। बाकी जो रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक है और जो फर्दर डिटेल है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो अब ये सारा डिस्कशन जो है कल की क्लास में होगा। ओके बेटा, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू।